क्या आपको पता है कि हम सब ह्यूमंस, एनिमल, इवन बर्ड्स एक जैसे ही एंसेस्टर्स से आए हैं? और क्या ये भी सोचा है कि नेचर खुद डिसाइड करता है कि किसने जिंदा रहना है और किसने नहीं? क्रेजी लगता है ना? लेकिन एक साइंटिस्ट तकरीबन 150 साल पहले एक ऐसी थ्योरी दी जिसने दुनिया का नजरिया ही बदल दिया। यूनिक टीवी की इस वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। चले बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसी किताब जिसने दुनिया का नजरिया ही बदल के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय चार्ल्स डार्विन। ये किताब लिखी गई थी 1859 में और उस वक्त लोगों के पास ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। लोग ये बिलीव करते थे कि हर चीज, हर लिविंग बीइंग जो जैसी है वैसी ही शुरू से थी और इसे गॉड ने बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में बनाया है और इवन कि वो कभी चेंज नहीं होती। लेकिन फिर चार्ल्स डार्विन आया और उसने एक थ्योरी दी जो कि इससे बिल्कुल हटके थी। इसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। चले दोस्तों, इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि हर चीज नेचर में थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। चीज से मुराद स्पीशीज। हर जनरेशन में कुछ लोगों में छोटी छोटी चेंजेस होती रहती हैं जिसे हम म्यूटेशन का नाम देते हैं। अगर ये चेंजेस उनको सरवाइव करने में हेल्प करे तो वो सरवाइव करते हैं और आगे उनकी जनरेशन में वो चेंजेस पास होती हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब कि नेचर खुद डिसाइड करता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। अब बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की जर्नी की। दोस्तों, डार्विन एक सिंपल लड़का था लेकिन उसके आइडियाज ने पूरी साइंस को हिलाकर रख डाला। डार्विन पैदा हुए थे 12 फेब 1809 में इंग्लैंड के एक छोटे से शहर शेरोजबेरी में। इनके वालिद का नाम डॉक्टर रॉबर्ट डार्विन था। ये एक रिच और वेल नोन डॉक्टर थे। वो पैसे और स्टेटस दोनों में स्ट्रॉन्ग थे। डार्विन बचपन से ही नेचर के लिए बड़ा क्यूरियस था। मतलब कि इंसेक्ट, बर्ड्स, प्लांट सब चीजों में इंटरेस्ट था। लेकिन उनकी स्कूल लाइफ कुछ खास नहीं थी। टीचर्स को लगता था कि डार्विन सीरियस नहीं है अपनी स्टडी को लेकर। इन्होंने पहले मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया लेकिन उन्हें सर्जरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाद में डार्विन के फादर ने उन्हें पढ़ाने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेज दिया। लेकिन डार्विन वहां भी लेक्चर्स में कम इंटरेस्ट और नेचर में और साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। अब डार्विन एक यंग साइंटिस्ट बन चुके थे जो कि एक ब्रिटिश शिप HMS बेगल के साथ वर्ल्ड टूर पर निकले। इन्होंने देखा कि हर इसलैंड पर अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं, खास तौर पर फैंचीज। उनका साइज, ब्रिक, शेप सब कुछ थोड़ा डिफरेंट था। डार्विन ने सोचा कि अगर ये सब पहले एक जैसे ही बर्ड्स थे तो आखिर इतना चेंज, इतना फर्क क्यों आया? तो इन्होंने ये बात रियलाइज की कि बर्ड्स ने खुद को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक इवॉल्व किया है। दोस्तों, जहां पर हार्ड सीड्स होते थे वहां पर बर्ड्स की ब्रिक्स यानी कि उनकी चोंच हार्ड हो गई और थिक बन गई, और जहां सॉफ्ट फ्लूइड्स थे वहां पर इनकी ब्रिक्स थिन और सॉफ्ट बन गई। डार्विन ने तकरीबन 20 साल तक सोचा, लिखा और फिर उनकी एक किताब सामने आई, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, पब्लिश हुई 1859 में। दोस्तों, इस किताब में डार्विन ने तकरीबन 4 टॉपिक्स को जो कि मेन है हमारे सामने रखा। पहला टॉपिक है हर स्पीशीज स्लोली चेंज होती है ओवर द टाइम, और दूसरा है जो ऑर्गेनिज्म फिट होते हैं वो ही सरवाइव करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, और तीसरा है ये चेंजेस जनरेशन के थ्रू आगे बढ़ती हैं, और चौथा है कि इसी प्रोसेस से नई स्पीशीज जो हैं वो बनती हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। दोस्तों, ये थे हमारे पास 4 मेन जो पॉइंट्स हैं वो। अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ी डिटेल से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर स्पीशीज स्लोली चेंज होती है ओवर द टाइम। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने एक सिंपल लेकिन
लेकिन पावरफुल बात कही कि हर स्पीशीज स्लोली चेंजेस होती हैं, लेकिन वक्त के साथ ये जो चेंज है ये एक दिन, एक महीने या एक साल में नहीं होता, ये होता है थाउजेंड्स ऑफ द ईयर में। इस प्रोसेस को कहते हैं एवोल्यूशन। चले इस पॉइंट को एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कि बहुत सालों पहले नॉर्मल ब्राउन बियर्स कुछ ठंडे इलाकों में चले गए जहां पर स्नो और आइस हर जगह पर थी। कुछ टाइम के बाद कुछ बियर्स के कलर में, यानी कि उनके फर के जो कलर में है, कुछ चेंजेस नजर आने लग गई। थोड़ा लाइटर फर जो कि स्नो के साथ ब्लेंड हो जाए, जिसकी वजह से उनके जो चांसेस थे सरवाइव करने के वो ज्यादा हो गए, क्योंकि वो इजीली हाइड हो जाते थे, जिसकी वजह से वो एक हद तक हंटिंग से बचने लग गए। और वक्त के साथ साथ वही बियर्स ज्यादा सरवाइव करने लगे और उनकी क्वालिटीज भी उनके बच्चों में आने लग गई और आहिस्ता आहिस्ता एक न्यू टाइप ऑफ बियर्स इवॉल्व हो गई, जिसे हम पोलर बियर्स कहते हैं, जिसका फर वाइट था और बॉडी एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए गुड थी। डार्विन ने यह भी ऑब्जर्व किया गैलापागोस इसलैंड में एक ही टाइप के बर्ड्स, फैंचीज अलग अलग इसलैंड पर अलग बन गए। कहीं पे ब्रिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई और कहीं पे लॉन्ग और शार्प। ये सब चीजें एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हुई। तो दोस्तों जो पॉइंट है वो सिंपल है, नेचर का प्रेशर और टाइम के साथ स्पीशीज में छोटी छोटी चेंजेस आती हैं जो कि उन्हें बेहतर बनाती हैं सरवाइव के लिए, और ये स्लो प्रोसेस ही है जिसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब चलते हैं अपने पॉइंट 2 की तरफ। जो ऑर्गेनिज्म फिट होते हैं वही सरवाइव करते हैं। डार्विन ने कहा था कि नेचर एक एग्जाम रूम जैसा है। हर ऑर्गेनिज्म का जो है वो टेस्ट लिया जाता है कि क्या वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाता है या नहीं। यानी कि हर प्लांट, हर एनिमल और हर बर्ड्स को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट एडजस्ट कर लेते हैं वही सरवाइव कर लेते हैं। इसको डार्विन ने कहा द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। चले इस पॉइंट को भी थोड़ा सिंपल समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जंगल में चीताज होते हैं सुपर फास्ट और उनका फूड होता है डियर, जो कि खुद भी बहुत फास्ट होते हैं। अगर कोई डियर जो है वो स्लो हो गया तो वो चीते का शिकार बन जाता है, लेकिन जो हिरन फास्ट है और एक्टिव है तो वो बच जाता है। अब वो हिरन जिंदा रहा, रिप्रोड्यूस किया, तो वक्त के साथ क्या हुआ, जो स्लो डियर्स थे वो खत्म हो गए और जो फास्ट थे वो सरवाइव कर गए। ऐसे ही एक और एग्जांपल, डेजर्ट्स के अंदर जो पानी है वो कम होता है, ये बात हम सब जानते हैं। वहां सिर्फ वो प्लांट्स सरवाइव कर सकते हैं जो कि वाटर स्टोर कर लेते हैं, यानी कि कैक्टस। कैक्टस के पास शार्प थ्रॉन्स होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं, ताकि एनिमल्स उन्हें ना खाएं, और उनकी बॉडी वाटर को स्टोर करती है अपने अंदर। सो वी कैन से दैट कैक्टस इज फिट फॉर डेजर्ट। जो दूसरे सॉफ्ट लीफ प्लांट्स थे वो मर गए क्योंकि वो डेजर्ट के लिए फिट नहीं थे। तो डार्विन कहते हैं कि नेचर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो ऑर्गेनिज्म फिट होते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए वो सरवाइव करते हैं और बाकी एलिमिनेट हो जाते हैं। यही प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर खुद डिसाइड करती है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। अब है हमारे पास पॉइंट नंबर 3। ये चेंजेस जनरेशन के थ्रू आगे बढ़ती हैं। ट्राइट्स आर पास्ड ऑन थ्रू जनरेशन। अब मान ले कि किसी एक एनिमल में कोई यूजफुल क्वालिटी आ गई, जैसे कि स्ट्रॉन्ग लेग्स, शार्प आईज, कोल्ड टॉलरेंट स्किन। अगर वो एनिमल सरवाइव करते हैं तो वो अपनी जीन्स नेक्स्ट जनरेशन तक पास करते हैं, तो उनके बच्चों में वही ट्राइट्स आ जाती हैं। ये होता है इनहेरिटेंस, मतलब कि क्वालिटी का जनरेशन से जनरेशन तक जाना। दोस्तों डार्विन ने जिराफ की एग्जांपल दी थी, तो हम भी अपने इस पॉइंट में जिराफ की ही एग्जांपल को लेते हैं। पहले जिराफ की जो नेक थी वो छोटी हुआ करती थी, लेकिन उनका जो फूड था, यानी कि जो पत्ते थे, वो ज्यादा लंबे दरख्तों पर होते थे। तो जिन जिराफ की नेक थोड़ी लंबी हुआ करती थी उन्होंने ज्यादा खाना खाया, यानी कि उन्होंने ज्यादा सरवाइव किया और रिप्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से उनके आने वाले बच्चों की नेक थी जो वो भी थोड़ी लंबी हुई, और ये प्रोसेस कई जनरेशंस तक चलता रहा। आज के जिराफ की नेक इतनी लंबी इसी वजह से है क्योंकि ये क्वालिटी उनके एंसेस्टर्स से पास होते हुए इनमें आई है। आज के टाइम में हम जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये होता है डीएनए के थ्रू। डीएनए एक जेनेटिक कोड होता है जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देते
लेते हैं, अगर किसी पेरेंट्स के पास यूजफुल ट्राइट्स हैं तो काफी चांसेस होते हैं कि वो क्वालिटीज उनके बच्चों में भी जाएंगी। इस बात को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर एक रैबिट ग्रुप में कुछ रैबिट्स फास्ट रन कर सकते हैं तो वो प्रिडिक्टर्स से बच जाएंगे, और अगर वो सरवाइव कर जाते हैं तो फिर बच्चों को भी उन्हीं के फास्ट जीन्स मिलेंगे। जो रैबिट स्लो थे वो मर जाएंगे, जिसकी वजह से उनके जो जीन थे वो खत्म हो जाएंगे। तो स्लोली पॉपुलेशन के अंदर वही क्वालिटीज बच जाएंगी जो कि सर्वाइवल में हेल्प करेंगी। तो समरी ऑफ द पॉइंट हमारे पास ये है, यूजफुल ट्राइट्स इक्वल है सर्वाइव प्लस रिप्रोडक्शन, यूजलेस ट्राइट्स इक्वल है मर जाते हैं। तो जो ट्राइट्स बच जाती हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती हैं, और वक्त के साथ साथ ये छोटी छोटी चेंजेस मिलकर एवोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं डार्विन के सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट नंबर 4। और इसी प्रोसेस से नई स्पीशीज बनती हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, हाउ न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड थ्रू एवोल्यूशन। दोस्तों अब तक हमने देखा ऑर्गेनिज्म में छोटी छोटी चेंजेस आती हैं, फिट ऑर्गेनिज्म ही सरवाइव करते हैं, उनके यूजफुल ट्राइट्स आगे पास होते हैं। लेकिन डार्विन ने एक और बहुत बड़ी बात बोली, अगर ये प्रोसेस लंबे वक्त तक चलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब एक पुरानी स्पीशीज से एक नई स्पीशीज बन जाती है, यही है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। चलें इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लें कि एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स एक इसलैंड पर रहता है, पर कोई नेचुरल डिजास्टर या रिवर उनको दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देती है। अब वो जो दोनों ग्रुप्स हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक जगह ज्यादा गर्मी है और दूसरी जगह ठंडी हवा और ज्यादा खाना। तो दोनों ग्रुप्स के अंदर अलग अलग चेंजेस जो हैं वो आने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों एनवायरनमेंट अलग है तो सर्वाइवल का तरीका भी अलग है। तकरीबन हजारों सालों बाद वो दोनों स्पीशीज एक अलग स्पीशीज बन जाती हैं, जो कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अब वो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, मतलब कि अब वो एक नई स्पीशीज बन चुकी है। डार्विन ने कहा कि सब स्पीशीज एक कॉमन एंसेस्टर से आई हैं, जैसे एक ट्री जिसका एक ही ट्रंक है लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं। ये ट्री की ब्रांचेस ही अलग अलग स्पीशीज हैं और ट्रंक है ओरिजिनल एंसेस्टर। आज के साइंटिस्ट भी ये बात मानते हैं कि ह्यूमंस और चिंपैंजीज दोनों एक ही एंसेस्टर से आए हैं, लेकिन टाइम के साथ हम अलग एनवायरनमेंट में एवोल्व हुए और एक नई स्पीशीज बन गए। तो समरी ऑफ द पॉइंट हमारे पास है, एवोल्यूशन छोटी छोटी चेंजेस से स्टार्ट होता है, नेचुरल सिलेक्शन उन चेंजेस को पास करती है, अलग एनवायरनमेंट में ये चेंजेस डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह बन जाती हैं नई नई स्पीशीज, यानी द ट्रू ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो दोस्तों इस टॉपिक को एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे पॉज करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम ये बात करेंगे कि डार्विन की थ्योरी को लेकर लोगों का क्या रिएक्शन था, और इसके साथ डार्विन ने अपने आइडियाज को कैसे डिफेंड किया लोगों के सामने, और इसके साथ साथ ये भी कि एवोल्यूशन की आज के टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक टीवी फैक्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले। मिलते हैं आपको ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए